बोनी बहू की हल्दी रस्म। सुमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका बेटा रोहन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन रोहन अपनी माँ से शादी के बारे में बातचीत करते हुए कहता है, माँ क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? मुझे वो बॉनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मुझे देखा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और कहाँ वो बॉनी सी लड़की। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जो है भगवान ने बनाया है। और दूसरी बात बोली है तो इसका क्या मतलब? उसकी शादी नहीं होगी। रही बात तेरे स्मार्ट होने की, तो वह एक अमीर बाप की बेटी है। कहाँ हम जैसे गरीब लोग, जिसे कोई भी शादी में फंक्शन में बुलाने को तैयार नहीं होता, और वे हम लोग से रिश्ता जोड़ रहे हैं। माना कि कमी उनकी बेटी में है थोड़ी सी, लेकिन कमी हमारे अंदर भी तो है। हम भी तो बहुत गरीब हैं। हमसे वो रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। जब लड़की हमारे घर आएगी ना, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। माँ पैसे देखकर मेरी लाइफ का खिलवाड़ बनाकर रख दिया आपने। अरे अपना कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी और किसी काली कलूटी लड़की से शादी कर लूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, और शायद इस गरीबी के कारण मैं तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं पाई, और ना ही तेरे कोई सपने पूरे कर पाई। बस मुझे इतना पता है कि वे लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। तुझे क्या लगता है उसकी छोटी आयु होने के कारण उसमें बहुत सारी कमियां हैं? बेटा एक बार उससे बात करके तो देख, तुझे समझ में आएगा कि जो एक गुण जीवन साथी में होने चाहिए, वे सारे गुण हैं उस लड़की के अंदर। माँ मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो बॉनी मेरे लायक है ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी बात भी तू ध्यान से सुन ले। तेरे पापा तो वैसे तुझे बचपन से छोड़कर चले गए, और मुझे भी यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी चली जाऊंगी अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब फैसला तेरे हाथ है कि तुझे माँ की जिंदगी प्यारी है या अपनी मनमानी करनी है। रोहन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, तो वही सुमन भी किसी भी हाल में अपने बेटे की शादी जबरदस्ती काजल के साथ करवाना चाहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, काफी पढ़ी लिखी थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काजल के पास दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे जरूरत से ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की बना दिया था, जिस वजह से हर कोई उसे शादी के लिए मना कर रहा था। सुमन और रोहन काफी गरीब थे। गरीबी के कारण सुमन काजल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुमन काजल की माँ सविता को कॉल करती है और कहती है, अरे सविता बहन जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी का दिन अब नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना एक बार पंडित से मिलकर शादी ब्याह में जो छोटी मोटी रस्में हैं उसके लिए बढ़िया सा टाइम निकलवा लेते हैं, जैसे मेहंदी लगाने का टाइम और हल्दी का टाइम। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। आप मुझे कल शाम को वैष्णो देवी मंदिर पर मिल जाना। वहाँ हमारे बहुत जाने माने पुराने पंडित हैं। एक बार उनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे। वे हमें बता देंगे कि हल्दी कितने बजे तक लग जानी चाहिए काजल को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल आपको मंदिर ही मिलती हूँ। बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। अब शादी का भी दिन नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक रोहन बेटा काजल से बातचीत नहीं करता। मेरा मतलब है आजकल तो हर लड़की लड़का, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, पहले से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत नहीं होगी तो ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन इस शादी से खुश नहीं है? मेरा मतलब है कि आपको तो पता है ना मेरी बेटी में क्या कमी है। खबरदार बहन जी, दोबारा ये मत बोलना कि मेरी बहू में कोई कमी है। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। और रही बात रोहन की, वह शादी से खुश है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। मैं उसे खुद बोलती हूँ कि बात कर ले, लेकिन वह शर्मा के भाग जाता है। और वैसे भी आप खुद सोचो, आजकल के बच्चे जबरदस्ती कहीं भी शादी करने के लिए तैयार होते ही कहाँ हैं। अगर वे शादी के लिए तैयार नहीं होता तो हल्दी मेहंदी रस्मों के बारे में बातचीत भी नहीं होती। हाँ आपकी बात तो ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत शर्मीले हैं। चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों समदन मंदिर जाकर शादी की रस्मों का सही टाइम पंडित से पूछकर घर आ जाती हैं। कुछ दिन में अब जोर शोर से शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही होती हैं। सुमन बहुत ज्यादा खुश थी। सुमन अपनी बहू के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक हल्दी लेकर आती है और उसे अपने हाथों से कटोरे में बनाकर काजल के घर भिजवाने के लिए जाती है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते करते सुमन की तबीयत भी खराब हो जाती है।
लेकिन वे फिर भी शादी की रस्मों में लगी हुई थी। अचानक से सुमन को चक्कर आ जाता है। वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सुमन के सिर में बहुत ज्यादा चोट आई है और बहुत सारा खून निकलता है। यह सब देखकर रोहन अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कर देता है। सुमन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी डॉक्टर रोहन से कहते हैं, जी देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में बहुत कमजोरी है। आपको कहीं से भी अपनी माँ के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमने आसपास के जितने भी ब्लड बैंक थे वहाँ पर कोशिश करके देख लिया है, वहाँ पर भी नहीं है। एक बार आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछ लो, अगर किसी का ब्लड ओ पॉजिटिव हो तो हम आपकी माँ की जान बचा सकते हैं। रोहन अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। खुद को यहाँ वहाँ अपनी माँ के लिए खून तलाशने लगता है। जब ये बात काजल की फैमिली को पता लगती है तो वे सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। काजल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और काजल अपनी सास को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे खून दे देती है। थोड़ी देर में सुमन को होश आ जाता है। सुमन अपनी बहू से बहुत खुश होती है। कहीं न कहीं रोहन को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने काजल के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे माफ करना काजल बेटा, मेरी वजह से तेरी हल्दी की रस्म खराब हो गई है, वरना आज तेरी हल्दी पूरी हो जाती। हल्दी तो वैसे भी पूरी हो जाएगी माँ जी। ये देखो, मैं हल्दी लेकर आई हूँ। आप सबसे पहले अपने हाथों से मुझे हल्दी लगा दीजिए। तभी वहाँ रोहन आता है और रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, लगा दो अपनी होने वाली बहू को अपने हाथों से हल्दी, क्योंकि शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। रोहन के मुंह से ये सुनकर सुमन और खुश हो जाती है और वे अपने हाथों से काजल को हल्दी लगाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। बहुत ही कम रिश्तेदारों के साथ रोहन और काजल की शादी हो जाती है और रोहन भी काजल को स्वीकार कर लेता है। मनोज मोमोज का ठेला लगाया करता था। वे बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसके पास मोमोज खाने के लिए आया करते थे। मनोज के हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ लोग बहुत किया करते थे। अरे भाई, जरा 2 प्लेट मोमोज लगा दो, और हाँ, 2 प्लेट मोमोज पैक भी कर देना। अरे तुम्हारे हाथ के मोमोज में इतना स्वाद होता है कि क्या ही कहे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मोमोज खाने की बात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोज भैया के मोमोज। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ भाई साहब, ओके ओके, मैं अभी आपके लिए 2 प्लेट मोमोज लगा देता हूँ और 2 प्लेट पैक भी कर देता हूँ। 1 मिनट। मनोज का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मनोज 50 के हाफ मोमोज बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन मनोज के ठेले के बगल में उसका पड़ोसी सुखराम नाम का आदमी भी मोमोज बेचने का काम करने लग जाता है। वह 100 के हाफ मोमोज बेचता है, लेकिन उसके पास मोमोज की अलग अलग वैरायटी। ऐसे ही कुछ लोग सुखाराम के पास मोमोज खाने के लिए आते हैं। अरे भैया, आपके मोमोज तो बड़े महंगे हैं। बगल में मनोज है जो कि बहुत ही सस्ते मोमोज बेचता है, लेकिन उसके हाथ के मोमोज का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आखिर तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या है जो तुम 100 रुपए के हाफ मोमोज बेचते हो? अरे भैया, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना तो अपना पेट खराब कर बैठोगे। इसीलिए खाना है तो अच्छी क्वालिटी की चीज खाओ। सस्ते में क्या रखा है? सस्ती चीज खाकर अपनी हेल्थ खराब करते हो। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी मोमोज लगा ही दो, देखते हैं तुम्हारा स्वाद कैसा है। सुखराम उस आदमी को मोमोज देता है। आदमी मोमोज खाने के बाद अजीब सा मुंह बनाता है और सुखराम को कहता है, अरे भैया, जितना महंगा तुम्हारा मोमोज का दाम है ना, उतना ही बकवास तुम्हारा स्वाद भी है। अरे पहले मनोज भैया से बनाना सीख लो, उसके बाद मोमोज बनाना और बेचना। बड़े आए मोमोज बनाने वाले। उस आदमी की बात सुनकर सुखराम को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही रात को मनोज अपना ठेला उठाकर घर जाता है। उस दिन मनोज की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। वे अपनी पत्नी सीमा को मोमोज के सारे पैसे देते हुए कहता है, ये लो सीमा, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। सभी लोगों को ये मोमोज पसंद आता है और मैं तो सोच रहा हूँ
कि अब थोड़ा और अलग अलग तरीके का मोमोज बनाया जाए, जैसे कि पनीर मोमोज, नॉनवेज मोमोज, कबाबी मोमोज, तंदूरी मोमोज, ये भी बना सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे और भी मोमोज बनाकर आपको दूंगी, आप उसे भी बेचना। वैसे आज बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। आज क्या, भगवान की कृपा से रोज ही मेरी अच्छी कमाई हो रही है। इस मोमोज से आज मेरे ठेले के बगल में ना अब हमारा पड़ोसी सुखाराम भी ठेला लगाता है, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे मोमोज बेचता है, लेकिन उसके बड़े महंगे होते हैं। न जाने क्या है उसके मोमोज में जो इतना महंगा मोमोज बेच रहा है वो। अरे आप दुकानदारी छोड़ो, जिसे जो करना है करने दो, आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, मुझे क्या करना है उससे, जो करना है करने दो। तो वहीं दूसरी तरफ सुखराम अपनी पत्नी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। एक तो दिन रात मेहनत करो, ऊपर से कोई कमाई नहीं हो पाती मेरी। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू बढ़िया मोमोज बना लेती तो शायद ये सब नहीं होता। कुछ आता जाता है नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे जैसा मोमोज बनाना आएगा वैसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं कोई चाइनीज तो नहीं हूँ ना, जो चाइनीज आइटम एकदम अच्छे से बना पाऊँ। अरे उस मनोज की लुगाई से कुछ सीख ना। इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाती है कि दूर दूर से लोग उसके हाथ के मोमोज खाने के लिए यहाँ तक आते हैं। और हम दोनों का ठेला बस आस पास ही लगा हुआ था, लेकिन ज्यादातर ग्राहक बस उसी के पास जा रहे थे। अरे तो एक काम करो, अपने मोमोज का रेट और सस्ता कर दो। इतना महंगा मोमोज बेचोगे तो कोई भी नहीं आएगा, समझे? अरे तू तो रहने दे, मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जब तक ये मनोज का ठेला मेरे बगल में रहेगा ना, तो तब तक हमारी बिक्री होने वाली है और ना ही हमारा धंधा बढ़ेगा। हाँ, इसका ठेला ही हटाना पड़ेगा वहाँ से। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें कोई बढ़िया सा योजना बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुखराम अब बार बार मनोज को देखकर जल रहा था। वे किसी भी हाल में मनोज का ठेला वहाँ से हटाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुखराम बड़े ही प्यार से मनोज के पास जाता है और उससे बातचीत करते हुए कहता है, वैसे मनोज भैया, आपके मोमोज में ना सच में बहुत गजब का स्वाद होता है और हर कोई आपके हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में कोई तो है जो इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके हाथ के बने मोमोज खाने आते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लोगों को हमारे हाथ का बना हुआ मोमोज तो पसंद आ रहा है। वैसे मनोज, बनाता कौन है आपके घर में? आप बनाते हो या फिर भाभी? अरे भाई, मुझे कहाँ आता है, ये सब तो मेरी बीवी बनाती है और क्या। सच में भाभी तो बहुत ही ज्यादा गुणी है। अच्छा भैया, आप जरा मेरा ठेला देखना, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं तुम्हारा ठेला देख लूंगा। अगर कोई ग्राहक आएगा तो मैं उसे मोमोज भी खिला दूंगा। जाओ जाओ। इतना बोलकर सुखराम वहाँ से चला जाता है। मनोज अपना और सुखराम दोनों का ठेला देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ आदमी सुखराम के ठेले पर आते हैं और भीड़ जमा कर लेते हैं। मनोज सुखराम के बने हुए मोमोज उन आदमियों को खिलाने लगता है। इसी बीच सुखराम मौका देखकर मनोज के ठेले के सारे मोमोज में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देता है। पूरी चटनी में जमाल घोटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले पर और सुखराम अपने ठेले पर आ जाता है। अचानक से सुखराम के ठेले पर आए हुए आदमी, जो कि सुखराम ने ही भेजे हुए थे, वो चले जाते हैं और थोड़ी देर में मनोज के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और लोग मनोज से मोमोज खरीद कर खा रहे थे। ऐसे ही अगले दिन कुछ लोग गुस्से में मनोज के ठेले पर आते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा मोमोज खिलाया कि हमारा पेट खराब हो गया। अरे आखिर तूने क्या मिला दिया अपने इस सस्ते मोमोज में? अरे अरे भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। आखिर मैं क्यों ये सब करूंगा? इसी से तो मेरा घर चलता है और मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने ग्राहक को नाराज करूं? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वे सभी लोग मनोज के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मनोज को पकड़ कर ले जाती है। सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।
वो किसी भी हाल में अपने पति को रिहा करवाना चाहती थी। मनोज के जाने के बाद सीमा ही मनोज का ठेला लगाकर मोमोज बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक सीमा की नजर खंबे पर जाती है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीमा इस बारे में पुलिस को बताती है और पुलिस के जरिए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब कुछ काम सुखराम ने किया है मनोज को फंसाने के लिए। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सुखराम को बहुत बुरी तरह से सब मारते हैं और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।